हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम अपने चैनल में एनसीईआरटी की सीरीज़ चला रहे हैं। तो आज हमारा जो वीडियो है वो है क्लास टेंथ सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही कम समय में मैं आपको इसके सारे समरी को कवर कर दूंगा। डेट वाइज इसमें जो भी कॉन्सेप्ट आती है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट में आप अपना सुझाव बताएं कि आपको ये चैप्टर का समरी कैसा लगा। अगर आपने सुझाव दिया और सपोर्ट किया तो मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लेता आऊँगा। ठीक है, तो हमारा जो क्लास टेंथ की जो फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स की, उसकी आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, वो हो जाता है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी को समझने से पहले हम यहाँ पे किन दो देशों को उदाहरण में लेते हुए समझेंगे, उनके मानचित्र को हम देख लेते हैं पहले। तो ये है बेल्जियम का मानचित्र। ठीक है, जो पश्चिम यूरोप के भाग में है। ठीक है, आप यहाँ पे पीले कलर से, ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे, पीले कलर से देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे लाल कलर से, फिर यहाँ लाइन लाइन कुछ दिख रही होगी और ये राजधानी है। तो ये डिफरेंट कलर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर ये शो कर रहा है कि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों की ये जनसंख्या है। एक और हम पिक्चर देख लेते हैं, ये है श्रीलंका का। ठीक है, जो भारत के दक्षिण दिशा की ओर है और भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है। ठीक है, तो इसके भी मानचित्र को आप गौर से देखिए, यहाँ पे भी आपको अलग अलग कलर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये अलग अलग कलर जो है आपको सिंहली भाषा बोलने वाले श्रीलंकाई तमिल लोग और कुछ भारतवंशी यानी भारत से जा कर के तमिल में बस गए हैं और कुछ ये मुसलमान लोग आपको दिखाई देंगे। तो ये दोनों पिक्चर आप देख लीजिए, जो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसकी समरी को जब समझाएंगे। देखिए, तो अब हम समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या है। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि जो शक्ति है उसका साझा करना। ठीक है, शक्ति और अधिकार को विभिन्न अंगों और समूहों में बांटना। ठीक है, और क्यों बांटा जाता है, उसका उद्देश्य क्यों क्या होता है कि एक बड़े क्षेत्र में जो शक्ति होती है किसी एक जगह केंद्रित हो जाने पर फिर वो राजतंत्र जैसी व्यवस्था, एक जगह शक्ति होने से जो है आपका निरंकुश शासक का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी यानी सत्ता की बंटवारा ये होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि क्या क्यों है जो सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य यह होता है कि इससे जो है किसी क्षेत्र में संघर्ष को हम रोक सकते हैं। ठीक है, न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाना होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर घर में यदि किसी चीज़ या किसी मुद्दे पर निर्णय ली जाती है तो वहाँ पर हर सदस्य की राय ली जाती है ताकि परिवार में सामंजस्य बना रहे। ठीक है, तो उसी तरह से आप बेल्जियम में देख लिए, यहाँ पे आपका जो है फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, और डच भाषा बोलने वाले लोग, कुछ जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ पे रहते हैं। जो आप पीले कलर से आप देख रहे हैं, ठीक है, पीले कलर वाला ये फ्लेमिश क्षेत्र है। इस क्षेत्र को फ्लेमिश क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे 59%, ठीक है, 59% डच बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं वेलोनिया क्षेत्र, इसमें 40% लोग आपके फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, और आप यहाँ जो देख रहे हैं, ठीक है, ये भाग, ये 1% जो है जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं बेल्जियम में ऐसे समुदाय हैं 59% जो है वो आपका वेलोनिया क्षेत्र में, फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं और वो डच भाषा बोलते हैं, जो येलो कलर वाला है। ठीक है, और जो रेड कलर वाला आप देख रहे हैं ये वेलोनिया क्षेत्र है, वेलोनिया, जहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं और मात्र 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा जो आपको यहाँ पे भी। अब श्रीलंका के हम बाद में देखेंगे, पहले ये बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देख रहे हैं। तो बेल्जियम क्या है कि ये पश्चिमी यूरोप में एक छोटा सा देश है। देखिए यहाँ पे डच भाषी लोग 59% है, फ्रेंच भाषी लोग 40% है और जर्मन भाषी 1% है। तो आखिर समस्या कहाँ पे आ रही थी, तो फ्रेंच भाषी जो अल्पसंख्यक ने लंबे समय तक विशेषाधिकार पाए जिससे डच भाषी असंतुष्ट थे। अब देखिए यहाँ पे तो बहुसंख्यक कौन था, आपका डच भाषी लोग थे, लेकिन ये लोग समृद्ध लोग नहीं थे, लेकिन फ्रेंच भाषी लोग समृद्ध थे, जैसे हमारे देश में अंग्रेज समृद्ध थे। ठीक है, तो उसी तरह से फ्रेंच भाषी लोग फ्रेंच भाषा बोलते थे और वे अपने आप को ऊंचा मानते थे और जो डच भाषी लोग हैं उनको लो क्लास के मानते थे। तो फ्रेंच भाषी को सारे विशेषाधिकार मिलते जाते थे और डच भाषी लोग हमेशा असंतुष्ट होते थे। तो इन्होंने क्या समाधान बनाया, एक बेल्जियम मॉडल बनाया, सत्ता साझा करने की संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि केंद्र में भी सभी समुदाय को यानी कि डच भाषी और फ्रेंच भाषी प्रतिनिधित्व चुना गया और सामुदायिक स्तर पर भी दोनों भाषाई लोगों का
आपका प्रतिनिधित्व रखा गया, जिससे कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो केंद्र की बात करें चाहे प्रांतों की बात करें, वहाँ किसी के साथ अन्याय ना हो और सभी को समान अधिकार मिले। ठीक है। तो बेल्जियम में देखिए इतनी बार जो है 4 बार संविधान में संशोधन हो चुका है, 1970 में, 1980 में, 1988 में और 1993 में चौथी बार बेल्जियम जो है संघीय देश बन गया। ठीक है। संघीय देश में मतलब कि एक केंद्रीय सरकार रहेगी और उसके नीचे प्रांतीय सरकार रहेगी और उसके नीचे एक क्षेत्रीय सरकार भी होगी। तो इस तरह करके 4 संशोधन करके बेल्जियम ने अपना जो सामुदायिक सरकार का निर्माण किया और देश को गृह युद्ध से बचाया। अब हम बात करेंगे आपका श्रीलंका की। तो श्रीलंका क्या था, श्रीलंका जो है वो दक्षिणी स्थिति में है ना, दक्षिणी एशिया का द्वीपीय देश है। ठीक है। और इसमें सिंहली लोग 70, यहाँ पे दो भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। सिंहली भाषा 74% लोग और जो तमिल भाषी थे वो 18% थे। तो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक में कौन थे, आपका सिंहली भाषा बोलने वाले। तो ये हमेशा जो अल्पसंख्यक तमिल थे उनको हर जो है जीवन जीने के जो भी अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, इन सभी से उनको दरकिनार करके रखा गया था। और जितने भी अच्छे अधिकार होते थे नौकरी में, ठीक है, तो इनमें सिंहली के लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी और तमिल भाषी लोगों को आपका दरकिनार कर दिया जाता था। तो सरकार ने सिंहली को विशेष दर्जा देकर तमिलों को नज़रअंदाज किया। परिणाम क्या हो गया, गृह युद्ध और हिंसा। यानी कि जब देश के अंदर ही लोग आपस में एक दूसरे का विरोध करने लगे तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। तो सीख इससे क्या मिलती है कि सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो संघर्ष बढ़ता है। लेकिन बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी को सामुदायिक सरकार बना करके संघर्ष को रोक लिया, लेकिन श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। श्रीलंका जो था वो 1948 में ब्रिटेन से अलग हुआ। ठीक है। श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली। सिन्हला ओनली एक्ट पास हुआ 1956 में, जिसमें सिंहली भाषा को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। ठीक है। तो ज़्यादातर सिन्हला लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी, जबकि जो तमिल भाषी लोग थे उसमें से कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे। और 74% तो सिंहली हो गए, 18% तो तमिल हो गए और 7% जो थे वो आपके ईसाई थे, जो सिंहली और तमिल दोनों भाषा बोलते थे। ये याद रखिएगा, एग्जाम से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे से। और एक और चीज़ जो ये 18% है, 18% में भी जो श्रीलंकाई मूल निवासी थे, यानी कि श्रीलंका के मूल निवासी जो तमिल भाषा बोलते थे वो 13% थे और अन्य जो है 5% वो भारतीय तमिल भाषी थे, जो तमिलनाडु से अंग्रेज़ों के द्वारा बागानों में काम करने के लिए श्रीलंका ले गए थे और वो वहीं बस गए थे, तो उन्हीं के वंशज हैं, यानी कि भारतीय तमिल बोलते हैं। 13% जो है वो श्रीलंकाई मूल तमिल भाषी थे। ठीक है। अब फिर देखिए श्रीलंका में 1983 गृह युद्ध शुरू हो गया और ये गृह युद्ध चलता रहा और देखिए 2009 में श्रीलंका का गृह युद्ध समाप्त हुआ। इतने लंबे समय तक सरकार स्थिर नहीं रही। ठीक है। दोनों समुदायों के बीच में कई विरोध हुए, ठीक है, झगड़े हुए। तो इस तरह से 2009 में इनका गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो सत्ता की साझेदारी कितने तरह के हैं, तो सत्ता की साझेदारी जो है वो 3 तरह के हैं। ठीक है। पहला जो होता है हॉरिजेंटली, यानी कि क्षैतिज सत्ता साझेदारी। ठीक है। जिसमें सरकार के विभिन्न अंगों के बीच, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया जाता है और सभी अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। विधायिका कानून बनाती है, न्यायपालिका न्याय करती है और कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को देखती है। ठीक है। तो इस तरह से सभी अंग एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखती है। और दूसरा जो सत्ता की साझेदारी होती है वो होती है ऊर्ध्वाधर सत्ता साझेदारी, यानी कि वर्टिकली। ठीक है। जिसमें राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सत्ता का बंटवारा होता है। उदाहरण के तौर पर आप भारत में देख सकते हैं कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और पंचायत स्तरीय भी सरकार है, यानी कि गाँव में भी एक पंचायती सरकार है ना। और तीसरी जो है वो है सामुदायिक सत्ता की साझेदारी। ठीक है। अलग अलग भाषाई, धार्मिक या जातीय समुदायों को अधिकार देना। इसका बेस्ट उदाहरण है बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें डच भाषी लोग, ठीक है, फ्रेंच भाषी लोग आपस में मिल करके एक सामुदायिक सरकार का निर्माण किया। ठीक है। एक और चीज़ हम यहाँ पे ब्रुसेल्स में इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये राजधानी, ठीक है, ब्रुसेल्स की, सॉरी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स में आपका 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। ठीक है। यानी कि राजधानी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक थे वो फ्रेंच भाषी थे और जो अल्पसंख्यक थे वो डच भाषी थे। अगर हम पूरे बेल्जियम की बात करें तो पूरे बेल्जियम में डच भाषी लोग ज़्यादा थे 59% और 40% फ्रेंच भाषी थे और 1% जर्मन लोग थे। लेकिन फिर भी इन्होंने 4 बार संविधान में बदलाव करके एक संघीय सरकार का निर्माण किया। ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। तो ये भी हमने देख लिया। और जो चौथी तरह की जो सरकार है वो होती है राजनीतिक दल और संगठन।
तो अलग अलग पार्टियों के बीच सत्ता की साझेदारी, जैसे कि गठबंधन की सरकार, जैसे कि जब भी हम बिहार में भी देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी गठबंधन के द्वारा हो ही जाती है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कि सत्ता की साझेदारी के लाभ क्या है, कि सत्ता की साझेदारी क्यों करनी चाहिए। तो पहली चीज़, संघर्ष और गृह की संभावना कम हो जाती है, अल्पसंख्यकों का सम्मान और अधिकार सुरक्षित होता है। जैसे कि अगर बेल्जियम में अगर वो सामुदायिक सरकार नहीं बनाते तो फ्रेंच भाषी और डच भाषी आपस में हमेशा लड़ते रहते। लोकतांत्रिक भावना मजबूत होती है, निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और संतुलन बनती है। ठीक है, तो ये सभी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। निष्कर्ष और परीक्षा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। ठीक है, और कुछ याद रखने वाली बात है, बेल्जियम मॉडल और श्रीलंका की तुलना, सत्ता की साझेदारी के प्रकार, इसके लाभ और महत्व। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, हैव ए नाइस डे।